अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली मुझे बता दें। यस मैम। यस मैम आ रही है। पुराने लेक्चर में बेटा किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अच्छा जी, हमने नी जॉइंट स्टार्ट किया था। बच्चे इधर आ जाओ, पंखे के नीचे आ जाओ। अच्छा जी, हमने नी जॉइंट बेटा स्टार्ट किया था और 2 लेक्चर्स हमारे उसके हो गए थे और लास्ट थिंग हमने भला क्या पढ़ा था? लोड्स तो पढ़ लिए थे। उसके बाद हाइपोमोबिलिटी, बेसिकली हमने हाइपोमोबिलिटी को डिस्कस किया था कि वो किस किस वजह से हो सकती है, पेन को डिस्कस किया था और फिर उसकी जनरल जो है ना वो हमने मैनेजमेंट देखी थी। आज हम बात करने लगे हैं लिगामेंट्स की इंजरी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हमने जनरल लिगामेंट्स पढ़े थे। हमने इंजरी और मैकेनिज्म ऑफ इंजरी वगैरह थोड़ा सा जो है वो डिस्कस किया था, बट आज इसको थोड़ा दोबारा डिटेल में देख लेते हैं। साथ में थोड़े से नी के टेस्ट हैं जो हम देखेंगे आज। वीडियोस इसमें हैं लेक्चर के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने जब असेसमेंट वगैरह करनी है तो उसमें आपके कौन कौन से टेस्ट आप कर सकते हो। तो सबसे पहले लिगामेंट इंजरीज में अगर हम बात करें नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट पे, हमारे अभी हम सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है वो ये है कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है ना वो आपको पता हो कि आखिर हुआ क्या था जिसकी वजह से बेसिकली जो मोड है इंजरी का वही आपको बताता है कि आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो है वो एट रिस्क हो सकते हैं जिनमें किसी किस्म की इंजरी आ सकती है। अब अगर हम लिगामेंट्स के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा जो कॉमनली इंजर होने वाला हमारे पास लिगामेंट है वो है एसीएल। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि एसीएल जो है वो बेसिकली आपको क्या लिमिट कर रहा होता है, हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट कर रहा होता है, टिबिया की हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट करता है। और इसकी जो इंजरी है ना वो मोस्ट कॉमनली या फ्रीक्वेंटली ये वो एज है यंग और मिडिल एज जो आ जाती है 20 to 40 ईयर्स के दरमियान का जो एज आ जाती है उसमें ये इंजरी ज्यादा कॉमन होती है। अब इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये लाइफ आपकी फेज वो है जो कि मोस्ट एक्टिव फेज होता है, उसमें आपकी स्पोर्ट्स भी होंगी, उसमें आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी होंगी, हॉबीज भी होंगी, हर तरह की जो है वो चीज हम इस एज के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल आपकी वो है यंग एज या जिसको प्री यंग एज या जो चाइल्डहुड आप कहते हो उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि आप नहीं करते और ओल्ड एज के अंदर जाके भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी इंजरी से सेव भी कर रही होती है। ये एज जो है इसके अंदर आपका एसीएल लिगामेंट का रप्चर होने का और इंजर होने का चांस जो है ना वो सबसे ज्यादा होता है। इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। अब इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो इंजर होता कैसे है? ये बोथ कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट इंजरीज दोनों के अंदर जो है वो हो सकता है। अब कॉन्टैक्ट इंजरीज क्या है? लाइक स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स कैसे है कि अचानक आपको जो है वो कोई ब्लो इस तरह का आया है लैटरल साइड पे, तो वो आपके मीडियल मेनिस्कस को भी तोड़ रहा है, साथ में जैसे हमने पीछे बात भी की थी अनहोली ट्राइएड की बात की थी कि वो आपका मीडियल मेनिस्कस को भी रप्चर कर रहा है, मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को भी कर रहा है और साथ में आपका एसीएल भी इंजर हो रहा है। तो फुटबॉल जो इंजरीज हैं या स्पोर्ट्स इंजरीज, हाई कॉन्टैक्ट इंजरीज जो है वो स्पोर्ट्स, आपकी बास्केटबॉल आ जाती है, आपकी रग्बी है, आपकी फुटबॉल है, बेसबॉल है, और कौन कौन, वैसे बेसबॉल कॉन्टैक्ट नहीं है, और कौन कौन सी जिसमें बाकायदा प्लेयर्स का कोलिजन जो है वो चांसेस हैं उसके, और कौन सी स्पोर्ट्स आ जाती है हमारे पास जिसमें प्लेयर्स का कोलिजन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हों? बास्केटबॉल है, रग्बी है, सॉकर है, फुटबॉल, हाँ और क्या हो सकता है?
हॉकी के अंदर होता है? काइंड ऑफ कह सकते हैं, है भी और नहीं भी। अच्छा, अब जैसे ये जो एसीएल की इंजरी है ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट दोनों में होती है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट की तो हमने बात की थी, ये सारी इंजरीज आपकी है स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है वो इसके एक रीजन बन सकती है, ठीक। अब जो नॉन कॉन्टैक्ट है वो क्या है, वो सिंपल आपकी नॉर्मल डेली लाइफ के काम भी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरा बोर्ड की तरफ मुंह है और अचानक जो है वो मुझे पीछे से कोई आवाज देता है। अब मैं अपने आप को पूरा रोटेट करने की बजाय मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रंक को और अपनी जो है वो अपर बॉडी को रोटेट करती हूँ और पीछे मुड़ के अगर सिर्फ देखती हूँ और मेरे फुट जो है वो अपनी जगह पे हैं, प्लांटेड हैं, तो मेरे असल में क्या हुआ है, मेरी ट्विस्टिंग मूवमेंट आई है मेरे नी के ऊपर, फीमर मेरी जो है ना वो रोटेट हुई है इन ईदर डायरेक्शन, या वो इंटरनल रोटेट भी हो सकती है, एक्सटर्नल रोटेट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरफ जो है वो अपने आप को रोटेट करते हैं। ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट जो है वो मैकेनिज्म है इंजरी का, और ये बहुत कॉमन है। लाइक आप कह लें कि 78% जो एसीएल की इंजरीज है वो नॉन कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं, आम हमारी जो डेली लाइफ। अब ये इसमें जो डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये स्केटिंग जो है वो दिखाई हुई है, ठीक। उसके अंदर जो है वो अचानक से आपकी कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट आई है, प्लांटेड फुट है आपका टिबिया का, ठीक है, और वो फिक्स है आपकी स्केट बोर्ड के साथ, तो उसमें जो ट्विस्टिंग मूवमेंट आई है वो माइट बी पॉसिबल कि आपके एसीएल को रप्चर कर दे। एसीएल के साथ बस कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि मीडियल मेनिस्कस के भी इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपके मीडियल कोलेटरल के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। अब पेशेंट की प्रेजेंटेशन जो है वो एक जो एक्यूट इंजरी के साथ जिस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, पेन है, स्वेलिंग भी हो सकती है। स्वेलिंग जो है ना वो अचानक नहीं होती है, इसमें याद रखिएगा, लिगामेंट के केस के अंदर जो स्वेलिंग है वो अचानक नहीं होती है। अगर अचानक हो रही है, इमीडिएट स्वेलिंग है, इट मीन्स के जो इंजरी हुई है उसने साथ साथ आपकी कोई ब्लड वेसल को भी रप्चर किया है। अदरवाइज आपकी ये जो स्वेलिंग है इट टेक्स टाइम, ठीक है, टू अपीयर। अच्छा, अब इसमें क्या है, सेकेंडरी रिस्ट्रेंट्स में क्या आ जाता है, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट एंड पोस्टरोलैटरल जॉइंट कैप्सूल, इनके ऊपर भी किसी किस्म का कोई स्ट्रेच, ओवर स्ट्रेचिंग या कोई रप्चर या कोई टीयर वगैरह इसमें आ सकता है। एक और चीज जो लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, क्योंकि एसीएल का काम है एक्सटेंशन को लिमिट करना, ठीक है। अब अगर एक्सटेंशन को लिमिट करने वाली चीज ही नहीं रही, हाइपर एक्सटेंशन हो रही है, हाइपर एक्सटेंशन इटसेल्फ पेशेंट के लिए क्या है, वो एक फियर क्रिएट करेगी कि मैं अगर अपनी पूरा एक्सटेंड करूंगा ना अपनी टांग को तो ये घुटना निकल जाएगा। बाकायदा पेशेंट्स के वर्ड्स होते हैं घुटना निकलना, गिविंग वे वाली कंडीशन, ठीक है, क्योंकि लिगामेंट तो है नहीं उसको लिमिट करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, तो वो इस फियर की वजह से अपनी फुल एक्सटेंशन में नहीं जाता। जैसे हमने पिछली बात की थी कॉर्डिसेप की इनहिबिशन की, वो पेशेंट पेन की वजह से कॉर्डिसेप को यूज नहीं कर रहा था। सेम एज द केस कि इसके अंदर भी एसीएल के अंदर भी आपकी कॉर्डिसेप की जो है ना वो इनहिबिशन कह लो या कॉर्डिसेप अवॉइडेंस होती है पेशेंट की तरफ से, कि उसको फियर होता है कि अगर मैं फुल एक्सटेंड करूंगा तो मेरा घुटना जो है ना वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। तो इसमें जो सेकेंडरी प्रॉब्लम आता है, एक तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल इंजरी की है, इसके अलावा जो बाकी के आपके सेकेंडरी रिस्ट्रेंट्स हैं उसमें आपके अदर लिगामेंट्स का स्ट्रेच भी आ जाता है, ओवर स्ट्रेचिंग, और साथ में आपकी कॉर्डिसेप अवॉइडेंस गेट जो है वो पेशेंट की बन जाती है, ठीक। तो उसके केस में फिर आपको कॉर्डिसेप के ऊपर बेसिकली ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट के ऊपर जो है ना फोकस आपका कॉर्डिसेप के ऊपर ज्यादा होता है। आप पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की बात कर रहे थे, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है वो क्या है कि फोर्सफुल ब्लो टू द इंटीरियर टिबिया व्हाइल द नी इज फ्लेक्स्ड, सच एज ब्लो टू द, वो जो हमने डैशबोर्ड इंजरीज की बात की थी कि अचानक से जो है वो अगर आपने सीट बेल्ट भी नहीं बांधी हुई तो जब आप बिल्कुल अचानक पुश करते हो आगे की तरफ मूव करते हो और आगे आपका डैशबोर्ड है, टिबिया को फोर्सफुल क्या करता है, पोस्टीरियर साइड को ट्रांसलेट करता है। और तो जो आपका पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसका वर्क ही क्या था कि उसने हाइपरफ्लेक्शन को रेजिस्ट करना था, लिमिट करना था, या पोस्टीरियर ट्रांसलेशन को लिमिट करना था। या फिर इसके अलावा एक और है कि फॉलिंग ऑन टू अ फ्लेक्स्ड नी, अगर फ्लेक्स्ड नी है और उसके साथ आपका फॉल होता है जमीन पे, तो वो जो आपकी ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आपके टिबिया को पोस्टीरियर ट्रांसलेट करेगी, वो भी आपके पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को क्या कर सकती है, रप्चर कर सकती है।
अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है लैटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, लैटरल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो आपके लैटरल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, और जब भी वेरिस कंडीशन का आपको ब्लो मिलता है लैटरल साइड से ही, जो आपकी लेग को जो है वो इनवर्ड मूव करने की रीजन बनता है, तो वो साथ में आपके क्या करता है, लैटरल लिगामेंट को रप्चर करने की रीजन है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में, रोड क्रॉस कर रहे हो, साइड से आके हिट किया गाड़ी, या स्पोर्ट्स के अंदर आपको साइड से आके जो है वो कोई प्लेयर जो है वो हिट किया है। ठीक है, तो ये भी कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, वैसे मोस्टली जो है वो कॉन्टैक्ट इंजरी की वजह से ही होगा। ठीक, अच्छा, it is uncommon that more than one ligament or joint capsule and sometimes the menisci are damaged as a result of a single injury creating posterolateral instability। uncommon है but हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा कि lateral की as such direct attachment नहीं है menisci के साथ, but depending upon the severity of injury, कि ये अगर आपकी lateral जो blow है उसके साथ साथ अगर आपकी twisting injury भी आ जाए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो आपके लैटरल मेनिस्काई को डैमेज कर सकती है। ऑल्दो इट्स अनकॉमन बट समटाइम्स ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, और ये टेरिबल ट्रायड या वो जो अनहोली ट्रायड की हमने बात की, जिसमें तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं माने। हाँ जी बेटा जी, बच्चे ख्याल किया करें क्लास में आप अगर ऑनलाइन होते हैं तो अपने माइक्स को जरा ऑफ रखा कीजिए। अच्छा जी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, तो जो स्वेलिंग है वो फौरन से आपको जो है वो डेवलप नहीं होती, ओवर द टाइम होगी, ओवर द आवर्स होगी। अब ये हो इमीडिएटली भी हो सकती है, बट वो उस केस के अंदर अगर आपकी कोई ब्लड वेसल साथ में रप्चर होगी। ठीक, इंस्टेबिलिटी जो है वो उस वक्त आपको महसूस होगी जब कंप्लीट टीयर हो, अदरवाइज जब भी आप उस लिगामेंट के ऊपर स्ट्रेच अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट को पेन होगा। ठीक है, वो जो हमने ग्रेड 1, 2 और 3 आप लोगों ने पढ़े होंगे कि मतलब सिर्फ 25% आपके जो है वो फाइबर्स अगर रप्चर हो रहे हो दैट इज ग्रेड 1, 50% तक जा रहा हो दैट इज ग्रेड 2, और अगर कंप्लीट रप्चर हो रहा है तो दैट इज ग्रेड 3। ठीक है, तो ग्रेड 3 के अंदर जाके जो है ना वो आपको इंस्टेबिलिटी मिलती है, अदरवाइज ग्रेड 1 और 2 में पेशेंट के लिए सवेयर पेनफुल जो है वो ये कंडीशन बन जाती है। जब जब आप पेशेंट के उस पर्टिकुलर लिगामेंट को, उस स्ट्रक्चर को स्ट्रेच पोजीशन के अंदर लाओगे तो वो पेनफुल होगा। इसलिए पेशेंट जो है ना वो एक अपनी कंफर्ट की पोजीशन जो है वो अडॉप्ट करके रखता है, और वो हमारे पास होती है यूजुअली फ्लेक्शन पोजीशन होती है 25 की, क्योंकि इसके ऊपर आपके ACL के ऊपर या इवन PCL के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो स्ट्रेच नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रेच तो तब आएगा ना जब आप लिमिट के ऊपर जाओगे, या तो कंप्लीट एक्सटेंशन करोगे तो ACL के ऊपर स्ट्रेच आएगा, या कंप्लीट फ्लेक्शन करोगे तो PCL के ऊपर स्ट्रेच आएगा। तो वो नॉर्मल की पोजीशन जो दरमियान की पोजीशन है ना, उसको पेशेंट अडॉप्ट करके रखता है, जो उसके लिए काइंड ऑफ रहती है कंफर्ट की पोजीशन रहती है। ठीक है, और क्वाड्रिसेप मसल्स जो है ना वो इस वजह से क्या हो जाते हैं ACL के केस में इनहिबिट हो रहे हैं, शट डाउन हो रहे हैं, क्योंकि वो कंप्लीट उसको यूज नहीं कर रहे। When acute, the knee cannot be a weight and the person cannot ambulate without an assistive device। ठीक है, acute injury के केस के अंदर पेशेंट के लिए जो वेट बेरिंग है ना वो मुश्किल हो जाती है, खास तौर पे मेनिस्काई के केस में, क्योंकि मेनिस्कस के ऊपर आना ही वेट है, तो जब उसमें टीयर होगा तो उसके लिए वेट बेरिंग जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। विद अ कंप्लीट टीयर देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड द नी में गिव वे, वो जो मैं पहले बात की है ना घुटना निकल जाने वाली जो एक फीलिंग है गिविंग वे वाली ड्यूरिंग वेट बेरिंग, वो पेशेंट को जो है वो फील होती है। अब इसमें हमने करना क्या है, लिगामेंट्स के केस के अंदर हम क्या करेंगे कि इफ्यूजन से पहले पहले आप एग्जामिन करें, क्योंकि इफ्यूजन के इटसेल्फ जो है वो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो आपकी मूवमेंट को प्रॉपरली नहीं होने देते। ठीक है, आपको उसमें असेसमेंट जो है वो प्रॉपरली आप उसमें नहीं कर पा रहे। अगर जो आपका एक्यूट इंजरी है उसमें आप कोल्ड थेरेपी यूज कर सकते हो, आप कंप्रेशन को यूज कर सकते हो, आप एलिवेशन को यूज कर सकते हो, आप रेस्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पेशेंट को, क्योंकि एम्बुलेशन में मसला है, ठीक है, बैलेंस में तो इशू होगा, तो असिस्टिव डिवाइसेस का यूज आप पेशेंट को करवाएं, जरूर करवाएं, ताकि वो जो वेट बेरिंग के साथ पेन होती है पेशेंट उसको क्या कर सके, अवॉइड कर सके, उसमें असिस्टेंस ले सके।
टीच सेफ ट्रांसफर एक्टिविटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू अवॉइड पिवटिंग ऑन द इनवॉल्व्ड एक्सट्रीमिटी। अब देखो ACL की 78% जो इंजरीज थी वो नॉन कॉन्टैक्ट में थी। अब इसका मतलब ये है कि हमारी डेली लाइफ में ये जो पिवटिंग है ये बहुत कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज पेशेंट को समझाने वाली आ जाती है वो क्या आती है कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, नॉर्मल डेली लाइफ में जो आपकी मूवमेंट्स हैं उसके अंदर पिवटिंग का फैक्टर जो है ना वो कम से कम है। कहीं भी आपने ट्रांसफर करना है, आपने अपने आप को टर्न करना है, लाइक टर्न करते वक्त हमारा ज्यादा क्या होता है, हम सिर्फ रोटेट कर लेते हैं। अब जैसे ये 20 सेकंड में रोटेट कर रही एंड दैट्स इट, हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। मैम पेशेंट को आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है। हाँ जी, पेशेंट को समझाने की क्या जरूरत है कि आप अपने पिवटिंग की बजाय कंप्लीट लेग को क्या करें, रोटेट करें, ठीक है। जब भी आपने टर्न करना है तो आप अपना फुट उठाएं एंड देन आप अपने आप को रोटेट करें। ये चीज आपको ज्यादा जो है वो नुकसान देगी कि आप प्लांटेड फुट के ऊपर जो है वो रोटेट कर जाएं, ट्विस्ट कर दें, वो चीज को बढ़ा देगी। अब वो जो क्वाड्रिसेप की इनहिबिशन हुई थी वहां पे आपकी क्वाड्रिसेप की जो री एजुकेशन कह लो या उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो वहां पे असल काम शुरू होता है और वो आप स्टार्ट करते हो मसल सेटिंग एक्सरसाइज, ठीक है। स्टार्ट आप वहां से लेंगे। हाँ जी मैम पिवटिंग की एक दफा एग्जांपल रिपीट कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी सही। पिवटिंग बेटा सिर्फ अपने आप को रोटेट करना, ट्विस्ट करना, लाइक आपका फुट प्लांटेड है और आप अपने आप को अपर बॉडी को रोटेट कर लो किसी एक डायरेक्शन में, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, इन ईदर केस ये इट इज कॉल्ड पिवटिंग। तो अगर ऑलरेडी आपका एक नी जॉइंट जो है वो पिवटिंग की वजह से ही इंजर हुआ है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो पेशेंट को यही समझाने वाली आ जाती है ना कि आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर आपने पिवटिंग और ट्विस्टिंग को जो है वो अवॉइड करना है। अगर रोटेट करना भी है तो फुट को उठाएं एंड देन अपने आप को जो है ना वो नेक्स्ट जगह पे रोटेट करें। अच्छा जी, अब एज द स्वेलिंग डिक्रीजेस इनिशिएट ROM विद इन टॉलरेंस, ठीक। अब जैसे जैसे वो आप एक्यूट फेज से जब निकलते चले जा रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो चेंज होता जाएगा कि अब फिर आप उसमें ROM एक्सरसाइजेस को जितनी टॉलरेंस है वो लेके आना शुरू करें। अब मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज के अंदर आप क्या करते हैं कि एग्जामिन द पेशेंट फॉर इम्पेयरमेंट्स इन फंक्शनल लॉस, जो कुछ है उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसको पेशेंट को लेके चलना है। जॉइंट मूवमेंट और एक्सरसाइजेस आप इनिशिएट कराएंगे। यूज सुपाइन वॉल स्लाइड्स, पटालर मोबिलाइजेशन। अब ये वो सारी कंट्रोल फेज के अंदर आप मोबिलाइजेशन भी करें, आप उसकी जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर भी जाएं, ठीक है। स्ट्रेचिंग को जो है ना वो यहाँ पे इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि अनलेस के आपकी कोई इमोबिलाइजेशन नहीं थी। जब तक इमोबिलाइजेशन नहीं है तब तक आपके कैप्सूल के अंदर स्ट्रेचिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग को इस टाइम पे हम अवॉइड करते हैं क्योंकि स्ट्रेचिंग इटसेल्फ आपके उस स्ट्रक्चर को भी तो स्ट्रेच कर रही है ना जो लिगामेंट इंजर हुआ है, तो उसको राइट नाउ अभी हमने इतना खींचातानी उसके साथ नहीं करनी अनलेस कि आपका कोई ऐसी इंजरी नहीं होती कि आपके इमोबिलाइजेशन आपको करनी पड़े, तब जाके फिर हम स्ट्रेचेस की तरफ जाते हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्ट्रेचिंग की कोई जरूरत नहीं है। ब्रेसिंग जो है वो समटाइम्स जो है वो वेट बेरिंग एक्टिविटीज के लिए जरूरी हो जाती है। ब्रेसिंग और स्प्लिंट में फर्क यही है कि जो स्प्लिंट है वो आपका इमोबिलाइजेशन क्रिएट करता है, जैसे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है या एक्सटेंसिव स्प्लिंट्स होते हैं कि बैक स्लैब होती है और वो आपकी मूवमेंट को जो है ना वो रोक देती है। ब्रेसेस जो है ना वो आपके दो तरह के होते हैं, उसमें रेंज लिमिटिंग भी होते हैं और आपकी फंक्शनल ब्रेसेस भी होते हैं, ठीक है, कि वो मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी आवाज ना बहुत दूर हो जाती है, माइक काइंडली करीब कर लें। अच्छा जी बेटा, ब्रेसेस जो है ना वो आपके दो तरह के हैं कि या तो वो रेंज लिमिटिंग भी होते हैं और दूसरे आपके फंक्शनल ब्रेसेस भी होते हैं, ठीक है। अब रेंज लिमिटिंग क्या है कि ये आपके प्रोटेक्ट करते हैं उस स्ट्रक्चर को जिसको ये रिलेटिव इसके अंदर जो है ना वो इमोबिलाइजेशन आ रही होती है, कि वो कंप्लीटली तो आपको जो है वो इमोबिलाइज नहीं कर रहे लेकिन आपके वो जो स्ट्रक्चर जिनको हीलिंग की जरूरत है उतना टाइम जो है वो आपको रिलेटिवली इमोबाइल करके तो आपको वो स्टेबलाइज भी करते हैं और आपको वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। जो फंक्शनल ब्रेसेस हैं वो हम यूज करते हैं एडवांस रिहैबिलिटेशन में एंड ऑल्सो व्हेन रिटर्निंग टू फंक्शनल एक्टिविटीज, ठीक, कि जब हम फंक्शनल एक्टिविटीज की तरफ वापस जा रहे होते हैं उस टाइम पे जब हमें ज्यादा स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे हम वो फंक्शनल ब्रेसेस जो है ना वो यूज करते हैं कि हमें मूवमेंट भी मिलती रहे और हम
स्टेबिलिटी भी हमें रिक्वायर्ड है। Initiate isometric quadriceps and hamstring exercises and progress to dynamic strength and muscular endurance training. अब स्टेप बाय स्टेप आप किस तरफ जा रहे हो, प्रोग्रेशन पे जा रहे हो, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग पे आ रहे हो, सबसे पहले आपने सेटिंग से स्टार्ट किया, देन आप आइसोमेट्रिक पे आ रहे हो, उसके अंदर भी आप मल्टीपल एंगल से स्टार्ट करोगे, देन आप फुल जो है कंप्लीट एंगल आइसोमेट्रिक्स के ऊपर जाते हो, फिर आप प्रोग्रेस करते हो उसकी स्ट्रेंथनिंग के ऊपर कि कंप्लीट रेंज के अंदर रेजिस्टिव जो ट्रेनिंग है आप वो कराना शुरू करते हो, फिर आप मसल एंड्योरेंस एक्टिविटीज की तरफ आते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है, पेशेंट को प्रोग्रेशन की तरफ लेके जाना है। ओपन चेन और क्लोज चेन आप दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हो, ठीक है। इसमें ये है कि ओपन चेन जो रेजिस्टेंस है हैज बीन शोन टू बी मोर इफेक्टिव फॉर इंक्रीजिंग क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथ देन क्लोज चेन सिंगल लेग स्क्वाट इन पेशेंट्स विद एन ACL इंजरी। अब ये रिसर्च की जो है वो कोई रिसर्च की हुई है, उसका जो है वो रिजल्ट है कि आपका ओपन और क्लोज का जो है वो डिफरेंस चेक किया क्वाड्रिसेप की इन्हीं वो जो स्ट्रेंथ है डेवलप करने में। तो उसमें ये चीज देखी गई कि ACL के केस के अंदर अगर आप ओपन चेन रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कराते हैं क्वाड्रिसेप की, वो ज्यादा बेटर रहती हैं एज कम्पेयर टू अगर आप क्लोज चेन एक्सरसाइजेस के ऊपर जाते हैं। क्लोज चेन के अंदर अगेन वो आपको ACL इंजरी की वजह से ना वो इनहिबिशन और अवॉइडेंस का फैक्टर आने की वजह से, लैग का फैक्टर आने की वजह से इट माइट बी पॉसिबल कि पेशेंट जो है उसको फुली स्ट्रेंथन अप ना कर पा रहा। तो ये रिसर्च है, रिसर्च डिफरेंट उसके रिजल्ट हो। अच्छा, अब क्लोज चेन में जब आप फर्दर जब मूव करोगे, जब एक पोजीशन आपकी पेशेंट की ऐसी आ जाती है, जब आप क्लोज चेन के बाद सॉरी ओपन चेन के बाद जब आप क्लोज चेन की तरफ जाते हो, तो उसमें आपके पार्शियल स्क्वाट्स हैं, स्टेप अप्स, लेग प्रेस, हील रेजेस, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हम फिर पेशेंट को क्या करते हैं एज अ ट्रीटमेंट उसको उसमें ट्रेन करते हैं, ठीक। इसके अंदर फिर आपके जो है वो डिफरेंट न्यूरोमस्कुलर रीएजुकेशन यानी प्रोप्रोसेप्टिव ट्रेनिंग और स्टेबलाइजेशन की तरफ भी हम जाते हैं। उसमें एक्सेलरेशन है, डिसेलरेशन है, बैलेंस को जो है वो चेंज करते हुए, मतलब आपने करना सिर्फ जो पीछे आपका कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसको आपने बेहतरी की तरफ लेके जाना, ठीक है। आपने उसको कॉम्प्लेक्स करते करते आप उसको बेहतरी की तरफ लेके जाओ। आगे क्या बोल रहे हो? सब्जेक्ट बताओ ना बेटा, सब्जेक्ट बताओ। अच्छा, ये था आपका मेनिस्कस से रिलेटेड, सॉरी लिगामेंट से रिलेटेड। अब मेनिस्कस और लिगामेंट में ना सम चीजें जो है वो कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जो है ना वो भी काइंड ऑफ सेम ही है। वो किस तरह से है, मीडियल मेनिस्कस जो है वो जैसे हमने पहले जिक्र किया था कि ये ज्यादा कॉमनली इंजर होता है एज कम्पेयर टू लैटरल, और इसके अंदर क्या है कि इंसल्ट में अगर when the foot is fixed on the ground and the femur is rotated internally as when pivoting, getting out of a car or receiving a clipping injury। वही चीज जो ACL के केस में आपको बताई थी, ACL और मीडियल मेनिस्कस की इंजरी का जो मैकेनिज्म है वो समवट मिलता जुलता, ठीक है। अब आप जरा गौर करो, ये जो एग्जांपल लिखी हुई है गेटिंग आउट ऑफ अ कार वाली एग्जांपल, कि इसमें जैसे हम निकलते हैं, गाड़ी से निकलते हैं या बैठते हैं, उस वक्त भी क्या हो रहा होता है, हमारी बेसिकली पिवटिंग ही आ रही होती है विद वेट बेरिंग इन फ्लेक्स पोजीशन। वो आपकी लिगामेंट के साथ साथ आपके क्या है, मेनिस्कस के ऊपर मैक्सिमम जो है वो वेट बेरिंग कॉज कर रहा होता है, वो आपके उसको रप्चर कर सकता है। ACL इंजरी कैन accompany often accompanies a medial meniscus tear। ठीक हो गया। हो सकती है जब एक दूसरे के साथ अटैच हैं तो वाइस वर्सा चीज है, दोनों एक दूसरे के लिए जो है ना वो रिस्क फैक्टर है। ठीक, lateral rotation of the femur on a fixed tibia may tear the lateral meniscus। अब वो lateral भी टीयर हो सकता है ऑल्दो कि उसकी रेशो कम है, बट उसकी क्या है सेम चीज कि अगर आपकी फीमर जो है वो लैटरली रोटेट कर रही है, एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, एट दैट टाइम आपकी क्या है लेटरल मेनिस्कस का टीयर हो सकता है। अब इसके केस के अंदर क्या है कि वो जो पेशेंट की प्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह की है कि लिगामेंट के केस में तो पेशेंट ने कहा ना कि घुटना निकल रहा है,
इसमें पेशेंट आके ये कहता है कि मेरा घुटना जो है ना, ये जो मेरा जोड़ है ये फंस रहा है, कुछ ऐसा है कि ये किसी भी जगह पे जाके किसी भी रेंज में जो है ना वो जाके फंस जाता है, अटक जाता है, ये आगे जो है वो कंप्लीट उसकी रेंज पूरी नहीं होती, या इधर फ्लेक्शन या इधर एक्सटेंशन। वो जो लॉकिंग है ना, ये मेनिस्कस की इंजरी का हॉलमार्क है पेशेंट की हिस्ट्री के अंदर, पेशेंट की प्रेजेंटेशन के अंदर, कि नी जॉइंट का लॉक हो जाना इन एनी पोजीशन। और पेशेंट की कंप्लेन भी यही है कि अचानक जो है ना वो घुटना जी किसी जगह पे जाके फंस जाता है, आगे मूव नहीं होता। मूव कैसे होता है? अचानक से पटाखा निकलता है और फिर मेरा जो है ना वो घुटना फ्री होता है और वो जाता है। वो बेसिकली वो पटाखा क्या था कि वो जो आपका टियर्ड मेनिस्कस है ना, वो आपकी ज्वाइंट स्पेसेस को क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर। वो किसी ऐसी पोजीशन में आके जो है ना वो आ जाता है जहां पे वो आपके ज्वाइंट को फ्रीली मूव नहीं करने दे रहा, ठीक। और वो जो पटाखा निकलता है वो अचानक से अपनी पोजीशन के ऊपर वो वापस आता है, रिडक्शन होती है नेचुरली, और पेशेंट का जो नी है वो कंप्लीट फ्री होके तो फिर रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट देता। तो वो जो प्रॉपर ये वर्ड्स है, नी का लॉक हो जाना, ये आपको शो करता है कि आपके मेनिस्कस का जो है वो टीयर हो सकता है। अब इसको जो है ना वो हम चेक किस, अच्छा इसकी बाकी की जो प्रेजेंटेशन है, जॉइंट स्वेलिंग है, सम डिग्रीज ऑफ कॉर्डिसेप एट्रोफी, स्प्रिंगी एंड फील। एंड फील्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एंड फील्स नहीं पढ़ी? किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं दिया अभी तक एंड फील का? अच्छा, पढ़ाया होगा डेफिनेटली, तेरे वन में पढ़ा होगा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फील के बारे में बेटा पता है? यस मैम, उसमें हार्ड फील और सॉफ्ट फील वगैरह होती है। एंड फील बेसिकली वो फीलिंग होती है कि आप जब पैसिवली किसी भी जॉइंट को मूव करते हैं, ठीक है, एज अ थेरेपिस्ट जब आप पैसिवली किसी जॉइंट को फील करते हैं तो बिल्कुल एंड के ऊपर आके वो जो जॉइंट आपको एज अ थेरेपिस्ट आपको जो एक फीलिंग देता है कि ये किस किस्म का है, बोनी लॉग बन रहा है, मस्कुलर काइंड ऑफ बन रहा है, या समवर्ट सॉफ्ट और हार्ड के दरमियान में है, उसको हम फर्म कहते हैं। तीन ही तरह की हमारे पास नॉर्मल होती हैं, हार्ड एंड फील, सॉफ्ट एंड फील और फर्म एंड फील, ठीक है। आप अगर अपने नी को बैठे बैठे एक्सटेंड करके देखो तो आपको ये जो फील महसूस होगी ये आपको बोनी या हार्ड एंड फील होती है, ठीक। आप अपनी एल्बो को फ्लेक्स करके देखो, कंप्लीटली फ्लेक्स करके देखो, और इसको जो है वो ओवर प्रेशर दे के देखो, तो ये आपको मसल मसल जो है वो अटैच हो रहा है ना, साथ में अप्रोक्सीमेट कर रहा है, ये आपकी सॉफ्ट एंड फील है। आप अपने एमसीपी जॉइंट को जो है वो फ्लेक्स करके या एक्सटेंड करके देखो, इसमें ना आपको हार्ड मिल रहा है और ना आपको सॉफ्ट मिल रहा है। एक्सटेंड करो एमसीपी को, एक्सटेंड करके देखो, या जब हम पटाखे भी निकालते हुए जो पोजीशन हमारी होती है, ये ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, इट्स अ फर्म काइंड ऑफ एंड इन बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड। ये हमारी नॉर्मल एंड है। इन तीनों के अलावा अगर आपको किसी भी किस्म की कोई एंड मिलती है दैट इज एबनॉर्मल, ठीक है। अब वो बहुत तरह की होती हैं, काफी तरह की होती हैं। बोगी एंड फील है, एम्प्टी एंड फील है जिसका पता ही कुछ नहीं होता, महसूस ही कुछ नहीं होता उसमें। स्प्रिंगिंग एंड फील होती है कि लाइक बाउंसी काइंड ऑफ, ठीक है, स्प्रिंग की तरह की बाउंसिंग बैक काइंड ऑफ आपको अगर एंड फील मिलती है, और वो मिलती है आपको मेनिस्कस के केस के अंदर। याद रखिएगा, मेनिस्कस के केस के अंदर आपको किस किस्म की एंड फील मिलेगी? स्प्रिंगी काइंड ऑफ, ठीक, बाउंसिंग बैक टाइप। अच्छा, अब इसको हम चेक कैसे करते हैं कि आइदर आपका मेनिस्कस ही इंजर हुआ है या कोई और प्रॉब्लम भी तो हो सकता है। उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट तुम लोगों ने बायोमैकेनिक्स में पढ़े होंगे। नी के टेस्ट नहीं पढ़े? अच्छा अच्छा, अपर लिम्ब के किए मैं टेस्ट बायोमैकेनिक्स में, लोअर लिम्ब नहीं किया। चलो ठीक है, देख लेते हैं। वीडियोस मैंने इसीलिए ऐड की थी कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे दो टेस्ट हैं, मैकमलेस टेस्ट और एप्लेज टेस्ट। एप्लेज कंप्रेशन या डिस्ट्रैक्शन, एप्लेज के दो पार्ट्स हैं, एक कंप्रेशन कंपोनेंट है, दूसरा डिस्ट्रैक्शन कंपोनेंट है। ये दोनों टेस्ट हम परफॉर्म करके देखते हैं मेनिस्कस को चेक करने के लिए कि आइदर ये पॉजिटिव है या नहीं। अब इसको हम वीडियो देख लेते हैं। लिंक मैंने
मैंने शेयर किया हुआ है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये लैटिन कैसा है यहाँ पर? एक मिनट, एक मिनट। एप्लेस टेस्ट है, मैकमरीज पता नहीं कहाँ है। चलिए ये मैकमरीज हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, जो एप्लेस टेस्ट है उसको हम देख लेते हैं। Perfection. While you give this traction, perform lateral rotation of the tibia and medial rotation. You are looking for excessive rotation compared to the other side, all is comfort. Then repeat the same procedure while you are giving compression. अच्छा जी, उसने किया यह है कि जो दो कंपोनेंट्स की मैं बात कर रही थी कि एक डिस्ट्रैक्शन कंपोनेंट है और एक कंप्रेशन कंपोनेंट है, ठीक है। पहले उसने परफॉर्म किया है डिस्ट्रैक्शन का। प्रोन लाइन में पेशेंट की पोजीशन है, नी को जो है वो 90 के ऊपर फ्लेक्स करके उसने पहले डिस्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, और उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ रोटेट करके देखा। उसमें पेन का एलिमेंट जो है वो देखा गया है कि पेशेंट का पेन अगर उसको पहले हो रहा था तो क्या डिस्ट्रैक्शन से उसको रिलीफ हुआ है कि नहीं हुआ। मेनिस्कस के केस के अंदर हमेशा जो है वो पेशेंट का पेन डिस्ट्रैक्शन से रिलीफ होता है, ठीक है, क्योंकि जब वेट बेरिंग की वजह से जो पेशेंट को रोटेशन में पेन आनी थी अब वो डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं आ रही, ठीक है। पेशेंट का पेन रिलीफ होता है रोटेशन में और डिस्ट्रैक्शन। मैम डिस्ट्रैक्शन क्या मतलब? मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट, एक मिनट। Perform lateral rotation of the tibia. While you give this traction, perform lateral rotation of the tibia. डिस्ट्रैक्शन होती है बेटा दो जॉइंट सर्फेसिस को अपार्ट करना। अब यहाँ पे उसने किया यही है कि अपनी तरफ जो है वो पुल किया है एंगल से पकड़ के, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हुई है और उसके बाद लैटरल और मीडियल उसको रोटेट करके दे, ठीक। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या था कि अब उसने अपना हाथ जो है वो एंकल के ऊपर या आप उसकी वो जो क्या है हील के ऊपर रख के आप उसको कंप्रेस करते हैं, ठीक, या कंप्रेस करने के बाद अगेन आपने उसको क्या करना है, रोटेट करना है लैटरली या मीडियल, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल आप उसको रोटेट करेंगे। अब जब आप कंप्रेशन दे रहे हैं वेट बेरिंग और कॉज हो रही है विद रोटेशन, पेशेंट का पेन जो है इन केस ऑफ मेनिस्कस इंजरी बढ़ जाता है। तो वो जो पॉजिटिव साइन है वो क्या है, पेशेंट का बढ़ जाना इन एप्लेस कंप्रेशन टेस्ट, ठीक हो गया, ये आपका साइन है कम हो जाए। हाँ, मेनिस्कस की इंजरी होगी तो यही होगा। अच्छा, दूसरा टेस्ट है आपके पास मैकमरीज टेस्ट है, उसको देख लेते हैं। McMurray's test, formalism test. To conduct this test, have your patient in supine-lying position with the test knee fully flexed. Then, rotate the tibia medially and bring the knee into extension. You want to repeat this process a couple of times with a different angle of knee flexion in order to test the whole posterior aspect of the lateral meniscus. In order to test the medial meniscus, bring the knee into full flexion and laterally rotate the tibia.
Yes. अच्छा जी, यहाँ पे उसने दोनों मेनिस्कस का जो है ना वो टेस्ट दोनों का बताया है, लैटरल का भी और मीडियल का भी। पेशेंट की पोजीशन सुपाइन लाइन है, ठीक है, और आप जो है वो फुल फ्लेक्शन में पेशेंट का नी ले जाएं, ठीक। और उसके बाद अब आप देख लें कि आपने मीडियल को चेक करना है कि लैटरल को चेक करना क्या है कि आपने टिबिया को रोटेट करना है इंटरनली या एक्सटर्नली, ठीक। अब देखो, जब आप टिबिया को एक्सटर्नली रोटेट करोगे तो आपका जो असल में मीडियल प्लाटू और मीडियल जो कंडाइल है ये बेसिकली क्या हो रहे हैं, आपस में कंप्रेस होके रोटेट हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक। तो ये आपका जब आप टिबिया को लैटरली रोटेट करोगे तो कंप्रेशन कहाँ आ रहा है, आपके मीडियल साइड पे, मीडियल मेनिस्कस के ऊपर। अब इसी पोजीशन को आप अडॉप्ट करोगे, उसको सस्टेन रखते हुए आपने क्या करना है, फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ लेके आना है। जैसे जैसे आप एक्सटेंशन की तरफ बढ़ते चले जाओगे ना, वो कंप्रेशन बढ़ता चला जाएगा मीडियल मेनिस्कस के ऊपर। जब मीडियल मेनिस्कस अगर टियर हुआ है तो विद कंप्रेशन, रोटेशन, एक्सटेंशन उसका पेन क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वो पेशेंट आपको क्या कहेगा, जी मेरा पेन बढ़ रहा है, दैट इज द पॉजिटिव साइन फॉर व्हाट, मीडियल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस। अब इसके ऑपोजिट क्या है कि अगर आपको लैटरल चेक करना है तो आप टिबिया को इंटरनल रोटेट करोगे ताकि आपका जो मैक्सिमम कंप्रेशन है और रोटेशन है वो लैटरल मेनिस्कस के ऊपर आ रही है, ठीक। अब उसी तरह से फ्लेक्स पोजीशन के अंदर रखते हुए आपने उसको टिबिया को इंटरनली रोटेट किया, और जब आप उसको एक्सटेंशन की तरफ लेकर आओगे तो वो आपका पेशेंट का पेन, अगर लैटरल टियर है तो वो पेशेंट का पेन बढ़ जाएगा, ठीक हो गया। ये आपके ये टेस्ट था आपका मैकमिलेज टेस्ट, और दूसरा टेस्ट अभी हमने जो पहले देखा था वो था एप्लेज टेस्ट, जिसमें आप कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों के साथ आप उसको चेक करते हैं। मैम जो एप्लेस टेस्ट था उसमें स्टार्टिंग में जो था उसने एंकल जॉइंट को अपनी तरफ कंप्रेस किया था ना? कंप्रेस नहीं किया था, एक में जो आपका डिस्ट्रैक्शन है वहां उस एंकल से पकड़ के उसको खींचा था, कह लो डिस्ट्रैक्ट किया था, सेपरेट किया था, और एंकल से ही उसने क्या किया था, उसको कंप्रेस करके वेट उसके ऊपर ऐड किया था, कंप्रेशन क्रिएट किया था। अच्छा जी, उसके बाद अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। मैम लेकिन जो बेसिकली हम एंकल से उसको पकड़ रहे हैं वो तो बस उसको सपोर्ट देने के लिए है ना? किस केस के अंदर? मैम एप्लेस की बात कर रही हूँ। सपोर्ट नहीं है बेटा, सपोर्ट नहीं है, वहां से एंकल से पकड़ के आपने खींचना है। डिस्ट्रैक्शन के केस में एंकल से पकड़ के आप उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि नी फ्लेक्स पोजीशन के अंदर है। और एंकल से ही जब आप उसको कंप्रेस करेंगे, दोनों हैंड से आपने एंकल को ग्रैब किया हुआ है, और जब आप उसको कंप्रेस करेंगे, नीचे की तरफ पुश करेंगे, बेड की तरफ पुश करेंगे, अपना वेट पुट ऑन करेंगे, तो उसमें कंप्रेशन का एलिमेंट आएगा, ठीक है। आगे चलो। यस मैम। चलिए, अब आ जाते हैं कि पेशेंट की जब मेनिस्कस की इंजरी है, समटाइम्स वो पेशेंट आते ही आपके पास इस कंडीशन में है कि नी लॉक्ड पोजीशन है, और वो कोई मूवमेंट से, वो जो नेचुरली वाले मैंने बताया ना कि समटाइम्स वो जैसे एक पटाखे की आवाज आती है वो नेचुरली अनलॉक हो जाता है, समटाइम्स वो नहीं हो रहा होता और वो कंप्लीट लॉकिंग पोजीशन के साथ पेशेंट आपके पास आता है, तो हम फिर उसकी पैसिव मैनिपुलेटिव रिडक्शन करते हैं। उसके थ्रू हम उसको क्या करते हैं, पेशेंट की जो रिडक्शन है वो क्रिएट करते हैं। किस तरह से, वो मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर उसकी मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। ये पोजीशन है पेशेंट की, ठीक है। अब इसकी पहले अगर हम वीडियो देख लें, होपफुली अब ये चल जाएगी, यही वाली वो वीडियो। Okay, go ahead, next slide. My palm is going to be kind of pushing here and getting मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। just the leg. मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा, एक मिनट, सॉरी बेटा।
You're gonna go behind the knee, you're gonna support the knee. More so, my palm is going to be kind of pushing here and giving kind of that valgus force going this way. At the same time, I'm going to externally rotate just the leg a little bit. So it's going to kind of just look a little bit like this. So then the leg is going to go back into this lock or screw mechanism that we call. And so I'm going to be twisting the leg out this way while pushing this way. And we're going to just kind of guide it this way, and we're going to let the patient relax completely. Again, as a practitioner, you should be doing all the work, the patient should be relaxed. So you're going to pull up into about 90 degrees of flexion, rotate a little bit, and go over, and then follow that knee slowly, all the way down, and lock it into place, and give that a little bit. At the end, you want to give a little bit of extension, while kind of also driving down, and we're going to be deep. And so you should be checking for both before and afterwards to check. अच्छा जी, अब हुआ क्या, पेशेंट की पोजीशन जो है वो सुपाइन लाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट का नी जो है वो 90-90 के ऊपर फ्लेक्स, ठीक है, हिप और नी 90-90 पे फ्लेक्स पोजीशन। अब करना क्या था, पेशेंट का जो टिबिया है उसको एक्सटर्नली उसने रोटेट किया है, कहाँ से, एंकल से पकड़ के, ठीक है ना, एंकल से पकड़ के उसने उसके टिबिया को एक्सटर्नली रोटेट किया है, और दूसरा हाथ उसका कहाँ पे प्लेस था, नी की लैटरल साइड पे, जिससे वो क्या है उसको वैल्गस स्ट्रेच दे रहा था, वैल्गस फोर्स दे रहा था, यानी कि उसको मीडियल साइड पे पुश कर रहा था। ठीक, अब जब मीडियल साइड पे पुश करेंगे तो आपकी लैटरल साइड से जब आपने मीडियल को पुश किया तो मीडियल साइड पे ओपनिंग क्रिएट होगी, ठीक है ना, वैल्गस जब आप फोर्स दे रहे हो तो मीडियल साइड पे थोड़ी सी ओपनिंग क्रिएट हो रही है। दूसरी तरफ आपने उसको लैटरली रोटेट भी किया हुआ, आपने अच्छा खासा स्पेस क्रिएट कर ली है मीडियल साइड पे। अब आपने क्या करना है, उसको इस दोनों फोर्सेस को सस्टेन करते हुए एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना। जब आप एक्सटेंशन के अंदर लेके जाते हैं ना तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक क्लिकिंग साउंड आपको महसूस हो, और वो जो आपका मेनिस्कस था, मीडियल मेनिस्कस, जो अपनी पोजीशन से हिला हुआ था वो बैक होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, उसकी रिडक्शन होती है और पेशेंट का पेन जो है ना वो उस टाइम के लिए बेहतर हो जाता है। वो जो नी लॉकिंग पोजीशन में जा रहा था वो अनलॉकिंग के अंदर आता है और पेशेंट उस टाइम के लिए क्या होता है, उसका पेन रिलीफ हो जाता है। बट इसको याद रखिएगा कि आफ्टर रिडक्शन आपने इस पेशेंट को ट्रीट करना है, इस जॉइंट को ट्रीट करना है एज एन एक्यूट इंजर्ड नी, क्योंकि ये आपने फोर्सफुल रिडक्शन की है तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो जो अंदर इंजरी हुई है ना वो एक्यूट काइंड की हो। फिर जो आपका ट्रीटमेंट प्लान चलेगा वो सारा का सारा किस तरह का होना चाहिए, एक्यूट वाला, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज से आपको चलाना पड़ेगा, और वही सारी गाइडलाइंस जो आप लेके चलते हो एक्यूट कंडीशन के अंदर सेम वैसे फॉलो करें। ठीक हो गया। Exercises should be performed in open and closed chain positions to improve strength and endurance। आगे जैसे जैसे आप उसको बढ़ाते चले जाओ। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद एक दो टेस्ट हमारे पास और रह जाते हैं जो कि लिगामेंट से रिलेटेड हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके लिगामेंट टेस्ट को, इसको खास तौर पे ACL को चेक करने के लिए ACL दोबारा रिपीट कर लेते हैं, आपकी हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट कर रहा है। अगर ACL इंजर्ड होगा तो क्या चीज ज्यादा होगी, हाइपर एक्सटेंशन जो है वो नी के केस में ज्यादा हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक है लैकमेंट टेस्ट और दूसरे को हम कहते हैं इंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट। ठीक है, दोनों टेस्ट आपके इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की ट्रांसलेशन को चेक करते हैं कि ये नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक, अच्छा, अब लैकमेंट टेस्ट सबसे पहले देख लेते हैं कि लैकमेंट टेस्ट क्या है।
Exists as long as there's a way of existing it. So it's good that we need to stabilize the line. Muscle relax. You want to try to move the tibia anteriorly relative to the मैम वीडियो चल नहीं रही। आ गई वीडियो आ गई बेटा। feel a nice solid inward. दोबारा देख लेते हैं यहाँ से। Muscle relaxed. You want to try to move the tibia anteriorly relative to the feet. So we go to the tibia and we're pulling it. Feel a nice solid inward. Hopefully you can see that too. If you really press the arm, the relative to the feet. So we go to the tibia and we're pulling it. ये मूवमेंट देख रहे हो बकायदा, ये जो ट्रांसलेशन फील हो रही है। दिस इज बेसिकली द ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया ओवर फीमर, ठीक है, इंटीरियर ट्रांसलेशन। अब ये है कि ये विद प्रैक्टिस जो है वो आपको ये चीज आ जाएगी कि नॉर्मल कितनी होती है, नॉर्मल से ज्यादा कितनी होती है। अब अगर बिल्कुल आप स्टार्ट में चेक कर रहे हो, बिल्कुल आप अभी अभी आपकी प्रैक्टिस शुरू हुई है, आप दोनों जॉइंट्स को कंपेयर कर लो। एक जॉइंट में आपको नॉर्मल मिलेगी, उसको कंपेयर कर लो दूसरे के साथ, आपको अगर ट्रांसलेशन ज्यादा मिल रही है, नॉर्मली इसको कहते हैं कि 5 मिलीमीटर से ट्रांसलेशन होती है, नॉर्मल कंसीडर की जाती है। 5 मिलीमीटर से ज्यादा होती है उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये ट्रांसलेशन ज्यादा है, यानी कि वो जो स्टेबिलिटी का फैक्टर है वो नहीं आ रहा। ठीक है, ये कौन सा टेस्ट था? लैकमैन टेस्ट। किसको चेक कर रहा था? ACL इंजरी को चेक कर रहा था। इसी के साथ एक दूसरा टेस्ट है जो कि आपके इंटीरियर को ही चेक करने के लिए, दैट इज इंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट। So we really have to not to be very scared. We have to keep the patient's position up and sit your foot. So we don't have to jump on your foot. Right. So it's certainly foot. And what I'm going to do is pull first anteriorly and posteriorly. So anteriorly, solid endpoint, no legs in there. Posterior jaw looking, scale, very solid. अच्छा, इसमें उसने दोनों टेस्ट परफॉर्म किए हैं, इंटीरियर भी और पोस्टीरियर ड्रॉअर भी। दोबारा देख लें, पेशेंट की पोजीशन क्या है? सुपाइन लाइन पोजीशन है, ठीक है, और पेशेंट से पहले उसने परमिशन ली है, क्योंकि उसने कहाँ पे बैठना है? उसके फुट के ऊपर बैठना है। किस लिए? कि जब आपने नी को या टिबिया को ड्रॉ करना है तो आपकी फुट स्टेबलाइज रहे, वो ना मूव करे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे? अब यहाँ से ग्रैब कैसे करना है? नी से ग्रैब करना है, टिबियल टू ब्रास्टी पे आपके दोनों थंब हो, फिंगर्स आपके नीचे हैं, आप इंटीरियर अपनी तरफ की उसको पुल करेंगे, दैट इज फॉर इंटीरियर ट्रांसलेशन। और उसी कंडीशन के अंदर जब आप उसको पोस्टीरियरली पुश करेंगे, दैट इज फॉर द पोस्टीरियर ट्रांसलेशन। तो ये दोनों इकट्ठे जो है वो एक टाइम पे आपके दोनों टेस्ट परफॉर्म हो रहे हैं, इंटीरियर ड्रॉअर और पोस्टीरियर ड्रॉअर। इंटीरियर आपकी इंटीरियर क्रूशिएट की चेक करने के लिए, ठीक है, और जो पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट है वो आपकी PCL यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट है, इंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट है, एप्लेस टेस्ट है, जिसका अभी मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है कंप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन के साथ, ठीक है। यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होगा। इसमें बेटा जिनको कंप्रेशन डिस्ट्रैक्शन का फर्क समझ नहीं आ रहा था, यहाँ पे एरोज जो है वो लगे हुए हैं, उससे जरा देख लीजिएगा कि डिस्ट्रैक्शन के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और कंप्रेशन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये मैकमरेज टेस्ट की पिक्चर है जो अभी वीडियो भी देखी है। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो है ना वो लेक्चर खत्म हो गया आज का। नी जॉइंट भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम इसको स्टार्ट करेंगे, एंकल को शुरू करेंगे। यहाँ तक इसको जो है ना वो लेक्चर को भी पढ़ लीजिएगा, बुक में से भी पढ़ लीजिएगा, और जो वीडियोस मैं जाके दोबारा देखती हूँ कि वो लिंक जो है ना वो आगे पीछे हो गए हैं स्लाइड्स में, मैं उसको दोबारा करेक्ट करती हूँ और जो शेयर करूँगी इंशाल्लाह वो आप उसमें से लिंक्स जो है वो निकाल के देखिएगा, और उसको जो है वो किसी ना किसी घर के किसी मेंबर के ऊपर, कोई बहन भाई, पेरेंट्स है, फ्रेंड्स हो साथ में, तो उसको जो है ना एक दफा प्रैक्टिस जरूर कर लें। मैम हम ये प्रैक्टिकल्स यूनिवर्सिटी में आप करवाएंगी हमें? बेटा देखेंगे, अभी आपके पास जो प्रैक्टिकल्स हैं वो आपकी स्पाइन से रिलेटेड हैं, तो देखेंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं ये वाले भी परफॉर्म करवा दूंगी, बट डिपेंड अपॉन कि हमारे पास टाइम है या नहीं, ठीक है। इसलिए वीडियोस मैंने ऐड की हैं कि एटलीस्ट आपको एक थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए कि असल में हो क्या रहा है। खाली वो टोटल एक्चुअली लेक्चर्स कितने हैं?
बच्चे क्या फिक्र पड़ गई है लेक्चर्स की? अभी नहीं लेक्चर्स मैम, मैम वो पूछ रहे हैं कि अगर लेक्चर जल्दी हो जाएंगे तो फिर हम प्रैक्टिकल जल्दी कर लेंगे ना। प्रैक्टिकल्स कराने हैं, वो तो लेक्चर चाहे जो भी हो टाइम तो निकालना पड़ेगा। देखते हैं ना अब जैसे भी बनता है हमारा स्केड्यूल। अदरवाइज हमारे पास एंकल रह गया है और अपर लिम्ब अभी सारा रहता है, ठीक है। तो उसी से अंदाजा लगा लो कि अभी हमारे पास कोई बात नहीं, अभी आधा सेमेस्टर हुआ है हमारा, अभी तो मिड्स भी नहीं हुए, तो अभी काफी टाइम है, हम कर लेंगे इंशाल्लाह उसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आज के लेक्चर में कोई चीज ना समझ आई हो तो बेटा पूछो, और आप लोग मुझे ना अपना तीनों नाम लिख दो पेपर के ऊपर। मैम मिड्स कब तक है हमारे? तो बेटा किससे गए, उसमें तो सारी चीजें आनी चाहिए आगे ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा हाँ जी, इधर ऑनलाइन में क्या कह रहे थे बेटा, कौन बात कर रहा था? मैम मिड्स मैं का? पूछ रही थी जी मिड्स का। बेटा मिड्स की आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा, अभी आपकी तरह मैं भी जो हूँ ना वो दरम्यान में ही हूँ कि क्या होना है, ऑनलाइन होने हैं कि ऑन कैंपस होने हैं। आई डोंट नो, मेरे तक अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है या मेरे तक अभी कोई डिसीजन जो है वो नहीं आया, इसलिए मैं अभी कोई कमेंट कर नहीं सकती हूँ कि किस तरफ बात जाएगी। ये इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा और होपफुली जल्दी पता चल जाए। डिपेंड कर रहा है, अब देखो वो क्या चीज डिसाइड करते हैं यूनिवर्सिटी वाले, पता चल जाएगा होपफुली, बस जल्दी पता चल जाए, आखिरी दिन ना पता चले, ठीक है। चलो ठीक है, आप लोग जाओ, ठीक है, छुट्टी करो। ऑनलाइन बच्चों आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर इसको लेक्चर को एंड करते हैं। अभी तक मैंने देखी नहीं, बताओ, देखती हूँ इंशाल्लाह। मैम वैसे तो हम लोग ये टेस्ट परफॉर्म करें, लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग अगर पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करें तो हमें ऐसा क्या फील होता है कि मतलब हमें पता चल जाए ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है? मैम उसके लिए तो प्रैक्टिकल जो है वो लाइव करके ही हमें पता चलेगा ना। पेशेंट आपको बताता है बेटा, पेशेंट का पेन जो है ना, दैट इज द साइन पॉजिटिव और नेगेटिव। पेशेंट का पेन बढ़ रहा है पॉजिटिव साइन है, कुछ नहीं हो रहा नेगेटिव साइन है, पेशेंट आपको बताता है। मैम जो स्प्रिंजी एंड फील है उसमें, वो उसमें कैसे पता चलता है? हाँ, स्प्रिंगी एंड फील, ये जो एंड फील्स है ना बेटा, ये आती हैं आपको एक्सपीरियंस के साथ। परेशान नहीं होना अगर पहली दफा में नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, नॉर्मल समझ लो, नॉर्मल तो समझ आ जाएगी ना, खुद पे भी परफॉर्म करके देख लो कि आइडिया हो जाएगा। यस नॉर्मल मैम। आती होगी तो आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम इस चीज को सीख लोगे। इवन मैं भी अभी तक सच्ची बात है एंड फील्स को बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। यस मैम। ये चीजें आती हैं आपकी प्रैक्टिस से, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप इन चीजों को अच्छे से समझते जाओगे, इसलिए अभी परेशान नहीं होना, कोई बात नहीं, फौरन से सारी चीजें समझ में आने वाली नहीं होती हैं। आज डेट क्या है बेटा? 14। चलिए ठीक है बेटा जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।